तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे, है ना। देखिए, आज की इस क्लास में हम एक प्रमुख गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो गवर्नर भी रहे हैं बंगाल के और प्रथम गवर्नर जनरल भी बने हैं, जिनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, देखिए ये जो प्रमुख गवर्नर गवर्नर जनरल और जो वायसराय थे, इनसे संबंधित प्रश्न या तो डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेगा इनसे संबंधित है, या फिर ऐसे प्रश्न पूछेगा जैसे कि इनके समय में, ठीक है, इनके समय के चलते हुए कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई। ठीक है, तो किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सभी पर मैं आपको डिस्कस करता जाऊंगा क्लास के दौरान। तो इस क्लास को कंप्लीट देखना। ठीक है, जल्दबाजी मत करना, फोकस के साथ धीरे धीरे देखना, है ना। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें मैं आपको बोलकर बताऊंगा, क्योंकि सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं होता, कुछ बातें बोलकर भी बताई जाती हैं। तो आप फोकस के साथ देखना और सभी को नोट डाउन करना, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें इनके वॉरेन हेस्टिंग की, तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1772 से लेकर 1785 तक, है ना। 1772 से लेकर 1785 तक ये बंगाल में रहे थे, है ना। तो 1772 में इनकी नियुक्ति हुई थी बंगाल के गवर्नर के रूप में। 1772 में इनकी नियुक्ति बंगाल के गवर्नर के रूप में हुई थी। ठीक है, और 1773 ईस्वी में इन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल की उपाधि मिली। ठीक है, 1772 में तो ये बंगाल के गवर्नर के रूप में आए थे, और 1773 में इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। और इन्हीं को देखो इनको क्या कहा जाता है। ठीक है, किस टाइप से इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं अब उन्हें समझ लीजिए। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, यही तो आपके बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, है ना। और यही आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए, है ना। और इन्हीं को भारत में न्यायिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये रही इनसे संबंधित कुछ बेसिक बेसिक जानकारी, इसके बारे में आप सबको पता होगा। लेकिन अब हम कुछ एडवांस, ठीक है, कुछ अन्य इम्पोर्टेंट तथ्यों पर बात करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। जितने भी पॉइंट यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, इन सभी को आप एक बुक में तो नहीं खोज पाओगे, क्योंकि ये एक बुक से, देखिए, कोई भी एक बुक अपने आप में पूर्ण नहीं होती, है ना। लेकिन हाँ, उनसे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमें ये पढ़ना होता है और इस प्रकार से हमें आगे चलना होता है ना। देखिए, इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया, तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया। अब ये महाभियोग किसके द्वारा लगाया गया, तो आपका आंसर होगा नंद कुमार के द्वारा। आपने कहीं से पहले से ये पढ़ा होगा, तो आपने एक व्यक्ति के बारे में सुना होगा, नंद कुमार के बारे में, है ना। नंद कुमार एक उच्च वंश का एक प्रतिभाशाली बंगाली ब्राह्मण था। बंगाल का ब्राह्मण था, इसलिए उसे बंगाली ब्राह्मण कहा जाता था। उसने 11 मार्च 1775 को हेस्टिंग्स पर यह अभियोग लगाया कि उसने मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए उधार लिए थे। यह कहकर इस पर महाभियोग लगाया था, एक अभियोग लगाया था किसने, नंद कुमार ने। तो नंद कुमार को ही ये जो वॉरेन हेस्टिंग है ना, इनके एक मित्र हुआ करते थे, लॉर्ड एलिजा एम्फे। लॉर्ड एलिजा एम्फे कौन थे, जब 1774 ईस्वी में कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उसके एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे एलिजा एम्फे। ये वॉरेन हेस्टिंग्स के मित्र थे। तो इन्होंने ही नंद कुमार को फांसी दे दी। तो ये जो नंद कुमार को फांसी दी गई थी ना, ये वॉरेन हेस्टिंग्स के कुछ अनैतिक कार्य थे। ठीक है, इन अनैतिक कार्यों के बारे में मैं आपको ऐसे ही बताता जाऊंगा, तो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, है ना। यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था। ओके, अब हम जानते हैं इनके समय की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। जैसे
1772 में इसी वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया था। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कमेंट करके, मैंने पिछली क्लास में आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया था, है ना। रॉबर्ट क्लाइव एक ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, एक जिसने बंगाल में द्वैत शासन लगाया। 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैत शासन चला। लेकिन जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बने, तो उन्होंने ही बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया। ठीक है, इन्हीं के समय 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। मैंने भारत के संविधान के विकास जब कराया था आपको तो पॉलिटी में, तो उसमें मैंने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको जानकारी दी है। आप उन क्लासेस को कर सकते हैं अगर कंप्लीट करना चाहें पॉलिटी को, तो है ना। उसके बाद 1774 ईस्वी की बात करें तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, है ना। और इस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे, 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कुल मिलाकर 4 न्यायाधीश थे उस समय। एक तो लॉर्ड एलिजा एम्पे हो गए आपके, है ना, और थे जैसे चेम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें, ये तो आप सबको पता होंगी। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें है जो एसआई लेवल की है, वो है 1774 में, यानी इन्हीं के समय एक युद्ध हुआ था, रोहिल्ला का युद्ध। अच्छा, अब आपके प्रश्न मन में ये प्रश्न आएगा कि सर रोहिल्ला का युद्ध कैसे हुआ, किसके बीच हुआ, है ना। तो टेंशन मत करो, मैं आपको सब बताऊंगा। देखिए, इस युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मदद की थी, और उसी की मदद से शुजाउद्दौला ने रोहिलखंड पर अधिकार कर लिया। अब ये बात आपके मन में आ रही होगी कि सर रोहिल्ला का युद्ध हुआ, हमें पता चल गया कि 1774 में हुआ। अच्छा, ये हुआ क्यों था? तो देखो, जो अफगान थे, अफगान पहाड़ियों से उत्तरी भारत के इस रोहिलखंड में आकर बस गए थे, है ना। तो उन्हीं अफगानों पर रोहिलखंड के जो जगह पर आकर बसे थे ना, तो ये कर्ज के कारण ये युद्ध हुआ था, कर्ज के कारण, है ना। तो शुजाउद्दौला ने इन पर युद्ध किया, आक्रमण किया और इनको हरा दिया और रोहिलखंड पर अपना कब्जा कर लिया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो रोहिल्ला का युद्ध हुआ ना, इस युद्ध में शुजाउद्दौला की मदद किसने की? तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने, है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो ये युद्ध हुआ था, तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, परिणाम क्या निकल के आया, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो इसी युद्ध के तहत एक दो परिणाम निकल के आए। एक तो लाल जंग की संधि हुई, लाल जंग की संधि हुई, और एक नई रियासत का निर्माण हुआ जिसका नाम है रामपुर। एक रामपुर रियासत का निर्माण हुआ था, ठीक है, इस रोहिल्ला के युद्ध के परिणाम स्वरूप। ओके, अब 2-3 मुख्य बातें और जान लीजिए इनसे संबंधित, है ना। और इनके बारे में फिर इतना पढ़ने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं दावा करता हूँ आपसे, ठीक है। देखिए, 1782 में क्या हुआ था, एक संधि हुई थी, सालबाई की संधि। 1782 में सालबाई की संधि हुई थी, है ना। उसके बाद 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो आपका आंसर होगा हेस्टिंग्स और सर विलियम जोन्स के द्वारा। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, किसके द्वारा? बाईयानी द्वारा, हेस्टिंग्स और सर विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 11 मार्च 1784 की बात करें, 11 मार्च 1784 में एक संधि हुई थी, मंगलौर की संधि। इसके बारे में जब आप टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे ना आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो ये वहाँ और अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं आपको। लेकिन इनसे संबंधित इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो मंगलौर की संधि हुई थी, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इस टाइप से घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए। तो जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी इसके समय, वो मैंने आपको यहाँ सब क्लियर कर दी, है ना। ये जो मंगलौर की संधि हुई थी, इस संधि में ये किस किस के बीच हुई थी? तो आपका आंसर होगा टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, है ना। इस मंगलौर की संधि का रिजल्ट यानी परिणाम क्या आया? इस मंगलौर की संधि का रिजल्ट आया था कि जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो ख़त्म कर दिया गया, है ना।
दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म कर दिया गया इस मंगलौर की संधि के तहत। ओके, आई होप वॉरेन हेस्टिंग के बारे में मैंने आपको जितना भी बताया है, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं, आपको सब क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल भी कहीं और से पढ़ने की कोशिश मत करना इनके बारे में, ठीक है। जितना भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे मैंने सब क्लियर कर दिए। ओके, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करना, ठीक है। अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको क्लास नोट्स कैसे लग रहे हैं, है ना। और मॉक लगाते जाना यूपीएसआई के, अभी से लगाना। अगर आपकी 50 से 60% तक तैयारी होगी तो आप मॉक लगाते जाओ, मॉक के थ्रू एनालिस करते जाओ चीज़ों को, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।